आज के इस कड़ी में हम जो बारहमासा के अन्य प्रश्न बच रहे थे उन्हें हम पूरा करेंगे। क्या कह रही है नागमती? नागमती के जो विरह के आधार पर जो प्रश्न आपके सम्मुख आए हैं उसमें चौथा प्रश्न क्या है? वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढाकें किस माह में गिरते हैं? इससे विरहिणी का क्या संबंध है? विरहिणी कौन है? नागमती। ढाक क्या है? पलाश। ठीक है। और वृक्षों की पत्तियां और ढाक जो हैं आपको पता है फागुन मास में गिरते हैं। फागुन मास जो कि नागमती बारहमासा के अंतर्गत जो आपको चौमासे दिए गए थे उसमें चौथा महीना है जिसका वर्णन यहाँ है। फागुन महीने में वन से पत्तों के पीले जो हैं पत्ते क्या होते हैं? पीले होने लगते हैं। पीले होने के कारण वह कमज़ोर होते हैं, डाल से वह स्वयं ही अलग हो जाते हैं और हवा का झोंका जैसे ही उन्हें लगता है वह धरती पर धराशायी होते हैं। और यहाँ जो विरहिणी नागमती है उसके विरह को फागुन मतलब वो जो होली का समय होता है, फागुन में जो पवन के झोंके चलते हैं, जो हवा चलती है बहुत ज़्यादा कैसी होती है? ठंडी होती है और उस हवा ने उसके विरह को और अधिक बढ़ा दिया है। वो कहती है कि ये जो है इस हवा में उसका शरीर निश्चित ही नष्ट हो जाएगा। वन और वृक्ष और वन से जैसे पत्ते गिर रहे हैं, फिर से फूल से वह भर गया है। वह कहते हैं लाल लाल जो फूल हैं, फूलों से पूरी तरह ढाक के वृक्ष सुंदर लग रहे हैं। मतलब पत्तियां पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, सिर्फ लाल लाल रंग के फूल ही उस पर बचे हैं। वातावरण में एक उल्लास है। फागुन का यह रूप नागमती को उदासी से भर देता है। उदासी से इसलिए भरता है क्योंकि उसके प्रिय, उसके पति उसके साथ नहीं हैं। अगर वह साथ होते तो शायद यह समय उसको बहुत अधिक प्रिय लगता, उसे भाता, लेकिन वह अकेली है इसलिए ये सब चीज़ें उसको और भी ज़्यादा उदास, उसके दुख को बढ़ा रही हैं। उसका विरह बढ़ता ही जा रहा है। फिर नागमती क्या कहती है कि उसके हृदय फागुन मास में जलाई जाने वाली होली की तरह बन गया है। जिसे होलिका दहन होता है ना, होली खेलने से पहले दहन होता है। तो वो कहते हैं अब उसके मन में जो विरह है वो विरह की अग्नि उसे ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे होलिका दहन होता है, उसी तरह से लगता है इस अग्नि में जलकर वह भी खत्म हो जाएगी। और उसे वो बस एक ही चीज़ बार बार कहती है कि ऐसी स्थिति में अगर उसके स्वामी आकर, उसके पति आकर उसे एक बार देख लें तो उसका सारा कष्ट, उसका सारा क्रोध, उसकी सारी निराशा, परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है बच्चे, आगे देखिए क्या कहते हैं, व्याख्या करनी है। पियसो कहो संदेशड़ा हे भंवरा हे काग, सो धनी बिरह जर मुई तेहिक धुआं हमला। व्याख्या करनी है इसकी। काव्य सौंदर्य नहीं पूछा तो आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से ली गई हैं। इसके रचयिता भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा के सुप्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं और ये पंक्तियाँ उनके द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड में संकलित बारहमासा से ली गई हैं। अगर आप इतना लिख देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा बच्चे को बहुत डेप्थ में पता है हर एक चीज़, तो इससे बहुत ज़्यादा आपके उत्तर पर प्रभाव पड़ता है। ली गई हैं और जिसमें नागमती के विरह को दिखाया गया है। फिर आपको पता है क्या कह रही हैं कि भंवरे और कौवे को अपना संदेश वाहक बना रही हैं और क्या कहती हैं, मेरे प्रिय से जाकर मेरा संदेशा कहना, हे भंवरे हे काग। क्या कहना? कि वह तुम्हारी नारी जो है विरह में जल गई और उसका धुआं हमें लगा जिसके कारण हमारे शरीर का रंग ऐसा हो गया है। फिर आप विशेष में क्या लिख सकते हैं? अवधी भाषा का प्रयोग, दोहा, छंद और उसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें। और क्योंकि यहाँ पर अपने विरह को इतना बढ़ा चढ़ा कर नागमती का दिखाया गया है इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। और फिर आप कह सकते हैं
प्रबंध काव्य है। ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। अगला देखिए, रक्त डहा मासु गिरा हाड भय सब संग धनी सारस हुई रिमुई आई समेटो पंख। ये भी क्या है, दोहा है। जो क्या कह सकते हैं, अगहन के बाद पूस मास में का जब उन्होंने वर्णन किया उसमें इस दोहे का की बात करते हैं। क्या कहती हैं कि रक्त जो है बह गया है, मांस गिर गया है, जो हड्डियां सिर्फ क्या एक शंख के समान खोखली होकर रह गई हैं, बाहर से जो बिल्कुल सही दिख रही हैं लेकिन अंदर उनमें जान नहीं है। धनी मतलब एक मादा सारस के समान उसकी स्थिति है, जिसके सारे पंख जो हैं नुच गए हैं, खत्म हो गए हैं, वह मरने की अवस्था में आ गई है। वो अपने प्रिय से क्या आग्रह कर रही है, वो कहती है कि आकर मेरे पंख जो हैं वह समेट लो, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। यहाँ आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर भी कह सकते हैं बढ़ा चढ़ा कर ही वर्णन किया गया है हर एक चीज़ का, और साथ ही साथ विरह की का कह सकते हैं बहुत ही गहन या विरह की पराकाष्ठा को यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसे ही देखिए अगला जो है ग, तुम बिन कंता धनी हरऊ तन तरोवर भाडोल तेही पर बिरह जराई के उड़े चाहे उड़ावन छोड़। क्या है, तुम बिन कंत, तुम्हारे बिना है प्रिय जो मैं हूँ, मैं अब मेरा शरीर उस तरवर के भांति हो गया है, एक तिनके की भांति हो गया है जो डोल रहा है, चाहे अब विरह रूपी हवा इसे उड़ा ले जाए या जलाकर इसे भस्म कर दे। अगला देखें, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ मोत ही मार्ग हुई परो कंत धरे जहाँ पाओ। क्या कहती हैं कि अब मैं अपने पति की सेवा करना चाहती हूँ, उनका स्पर्श करना चाहती हूँ, तो स्पर्श तो ऐसे हो नहीं जाएगा। इससे वो कहती हैं मेरे शरीर रूपी राख को हे पवन तुम उड़ा लो और उस मार्ग पर गिरा दो जहाँ पर मेरे कंत पैर रखें, इस प्रकार मैं उन्हें स्पर्श कर लूँगी। ठीक है, मुझे इस तरह के सारे प्रश्नोत्तर भी पूरे हुए। हमारा 12मासा पाठ जो है पूर्ण होता है यहाँ पर। अगली कक्षा में अगले पाठ पर हम चर्चा करेंगे।